हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दीपक सिंह स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल द स्टडी एमएल पे। चलिए, पिछले दिनों हम लोगों ने पढ़ा था संतुलित समीकरण क्या है, उसके बारे में समझा था। आज हम लोग उसके अगले भाग के बारे में फिर आज उसको समझते हैं, फिर उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं संतुलित समीकरण क्या है। संतुलित समीकरण क्या है? तो समीकरण कहने का मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए H+Cl। ठीक है, ये बनाएगा HCl। ठीक है, अब देखिए इसके तत्व अभिकारक अभिक्रिया से पहले, ठीक है, अभिक्रिया नहीं हुआ है अभी तक, H+Cl अभिक्रिया नहीं हुआ, अभिक्रिया से पहले तथा अभिक्रिया के पश्चात, यानी अभिक्रिया से पहले तथा अभिक्रिया के पश्चात हम यह चेक करेंगे कि उसके तत्वों की जो परमाणु संख्या है वो इक्वल है कि नहीं है, समान है कि नहीं। यहाँ पे चेक कीजिए, तो हाइड्रोजन एक है, क्लोरीन एक है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन एक, क्लोरीन एक है, तो यानी कि ये संतुलित समीकरण है। ये क्या है? संतुलित है। अब चलिए H+O2 लेते हैं, तो ये बनाता है क्या? ये रिएक्शन करके बनाता है H2O बनाता है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन दो है, यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, और ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन एक है। तो यहाँ पे मेरा समीकरण संतुलित नहीं है। नहीं है तो क्या करेंगे? समीकरण को हम संतुलित करेंगे। कैसे करेंगे संतुलित? देखिए, चलिए यहाँ पे और एग्जांपल लेते हैं। H हो गया प्लस O2 हो गया, ठीक है, बनाएगा H2O। यहाँ पे देखिए H यहाँ पे एक है, यहाँ पे H दो है, यहाँ पे ऑक्सीजन दो है, ऑक्सीजन एक है। तो इसको समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे? H एक तरफ लिखेंगे, O एक तरफ लिखेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? एक है, दूसरे वाले में कितना है? दो है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन दो है और पहले वाले में 1 है। तो क्या कीजिए, इसको समीकरण को संतुलित करने के लिए इसमें 2 से गुना, इसको संतुलित करने के लिए इसमें 2 से गुना। तो इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें क्या करेंगे? इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो ऑक्सीजन तो 2 हो जाएगा, लेकिन हम पीछे नहीं लिखते हैं, O2 पीछे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे संतुलित करेंगे? देखिए यहाँ पे इसको इस तरह तरीके से संतुलित करेंगे। देखिए इस तरीके से कीजिएगा तो इसमें हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, इसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो हमारा ये तो अभी भी संतुलित नहीं हुआ। तो संतुलित करने का एक प्रोसेस यहाँ पे है, इसमें 2 लगा दीजिए। 2 लगाए तो हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना हो गया? ऑक्सीजन हो गया 2 हो गया। तो ऑक्सीजन मेरा कंप्लीट है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए? 4 हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मेरा समीकरण क्या है? संतुलित हो गया। इस तरीके से आप संतुलित समीकरण का परिभाषा समझ गए कि वह संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण है जिसमें समीकरण के दोनों ओर, समीकरण के बाएं और दाएं दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब इसके आगे समझते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है संतुलित रासायनिक समीकरण के सेम उल्टा हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा, जिसमें तत्वों की परमाणुओं की संख्या कुछ भी रह सकता है। इधर हाइड्रोजन 1, उधर हाइड्रोजन 2, कुछ भी रह सकता है। वो असंतुलित रासायनिक समीकरण होता है। ठीक है, जिसमें तत्वों के परमाणु की संख्या, यानी दोनों तरफ समीकरण के दोनों ओर तत्वों के परमाणु की संख्या समान नहीं रहती है, उसे हम क्या कहते हैं? असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे H2+O2 ले लीजिए, बनाता है H2O। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लीजिए Mg+HCl बनाता है MgCl2+H2O बनाता है। ये ले लीजिए। इसमें देख लीजिए यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे क्लोरीन 2, क्लोरीन 1। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको एग्जाम्पल दे सकते हैं। असंतुलित रासायनिक समीकरण का भी परिभाषा आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कवर करते चलिए। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है? अब समीकरण को संतुलित करना हम थोड़ा सा बता देते हैं। उसके बाद थोड़ा अभी बता है, लेकिन थोड़ा और डिटेल से बता देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए बेसिक यहाँ पे हाइड्रोजन का हमने एग्जाम्पल लिया है, और एग्जाम्पल ले लीजिए H+Cl। तो यहाँ पे देखिए H+Cl क्या है? HCl बनाएगा। तो हाइड्रोजन भी एक और क्लोरीन भी एक, बनाएगा क्या? HCl बनाएगा। यानी इसमें भी तीनों क्या है? दोनों क्या है? यानी सेम सेम। यानी कि कहने का मतलब यह है कि समीकरण के दोनों ओर बायां पक्ष दाहिना पक्ष LHS और RHS दोनों जो है इक्वल होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन इधर 1 है तो इधर भी हाइड्रोजन 1 रहना चाहिए, इधर 2 रहेगा तो इधर भी 2, इधर 3, इधर भी 3। ठीक है, अगर नहीं रहेगा तो उसको संतुलित करेंगे। ठीक है, अब चलिए इसके अगले टॉपिक को समझते हैं। अब रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली क्या क्या सूचना हमें प्राप्त होती है उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण से हमें बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। पहला क्या है?
कि पहला ये हो जाएगा कि अभिकारक के सूत्रों एवं संकेतों को दर्शाएगा, ठीक है। दूसरा जो है इनमें से कौन कौन सा पदार्थ भाग लेता है या प्रतिफल में कौन कौन सा पदार्थ यानी कि बनता है उसके बारे में हमको जानकारी मिलेगा। और अभिकारक के परमाणु की संख्या जो होती है वो अपेक्षिक संख्या को हमको बताता है, ठीक है। इतना सब है और भी बहुत है, ठीक है। एक और है अभिक्रिया और अभिकारक को प्रतिफलों के मोलों की संख्या बताता है, ठीक है। अब इतना ही रहने देते हैं, इसके और सारे एग्जाम्पल है तो उसको आगे समझते चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ से रासायनिक समीकरण के उपयोग के लाभ को हम बताते हैं, लाभ को थोड़ा सा समझ लेते हैं, यानी कि लाभ क्या है, ठीक है। रासायनिक समीकरण के उपयोग जो हम कर रहे हैं तो उसका लाभ तो कुछ होना चाहिए ना, तो उसका लाभ क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग बना लीजिएगा कि रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या लाभ है। तो इसका आंसर नीचे लिखिएगा, हर एक लाइन के नीचे आंसर लिखिएगा कि रासायनिक जो भी क्वेश्चन है उसी को नीचे ऐड कर देना है कि रासायनिक समीकरण के उपयोग से हमें निम्नलिखित लाभ प्राप्त होते हैं। पहला देखते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण में निरूपण। किसी भी अभिक्रिया को हम क्या कर सकते हैं, समीकरण में निरूपित कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। इसमें क्या होगा, समय की बचत होगी। दूसरा, इंटरनेशनल पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम में भी समीकरण को ही लिखा जाता है। जैसे मान लिया हम लोग की भाषा हिंदी है, कहीं की इंग्लिश हुई, कहीं की उर्दू, कहीं की फारसी, तो वो लोग कैसे समझेगा। हम लोग तो हिंदी में अभिक्रिया करके दिखाएंगे, ठीक है, तो वो लोग कैसे समझेगा। तो उसको समझने के लिए ही यानी पूरे देश में, पूरे विदेश या देश मतलब पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इस समीकरण को समझने के लिए ही इस मतलब संकेत का उपयोग हम लोग करते हैं, ठीक है। अब इससे क्या पता चलता है, इससे द्रव्यमान का भी पता चलता है, प्रतिफल का भी पता चलता है। यह जो है पूरे विश्व को पढ़ा जाता है, विश्व पढ़ता है इसको, ठीक है। यानी हिंदी में लिखिएगा तो ये क्या करेगा, हिंदी में लिखिएगा तो केवल हम लोग जो हिंदी जानता है वही पढ़ पाएगा, जो इंग्लिश जानता है वो नहीं पढ़ पाएगा, जो उर्दू जानता है वो नहीं पढ़ पाएगा, जो चाइनीज़ जानता है वो नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन ये सूत्र एवं संकेत पूरे विश्व पढ़ता है, ठीक है। तो इसके तौर पे हम लोग सीखेंगे। चलिए अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब शुरू होता है हम लोग का मेन चैप्टर, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग बनाइए कि रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार हैं और उसके प्रकार के बारे में बात करते आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलिए पहला प्रकार देखिए क्या है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन पहला लिखिए संयोजन, दूसरा हो जाएगा वियोजन। संयोजन को एक तरह से संश्लेषण अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ठीक है। वियोजन को अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तीसरा लिखिए एकल वैद्युत अपघटन। चौथा आपका एकल विस्थापन। पांचवा यहाँ से हो जाएगा आपका उभय विस्थापन। छठा लिखिएगा अवक्षेपण अभिक्रिया। सातवां लिखिएगा यहाँ पे उदासीनीकरण। आठवां यहाँ से नोट कीजिएगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। नौवां नोट कीजिए यहाँ से ऑक्सीकरण अवकरण। ऑक्सीकरण व अवकरण कर लीजिए व। 10वां लिखिए रेडॉक्स, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो इतना हमको पढ़ना है, देख सकते हैं। पहला है संयोजन, दूसरा वियोजन, तीसरा वैद्युत अपघटन, चौथा एकल विस्थापन, पांचवा जो है उभय विस्थापन, छठा अवक्षेपण, सातवां उदासीनीकरण, आठवां प्रकाश रासायनिक, नौवां ऑक्सीकरण अवकरण और 10वां जो है रेडॉक्स अभिक्रिया। इतना हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। इसकी परिभाषा के बारे में भी बात करेंगे, हर एक परिभाषा को डिटेल से बात करेंगे, हर एक टॉपिक को डिटेल से समझेंगे। उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर में मात्र इतना ही समझना है। रेडॉक्स अभिक्रिया तक पहुँचते पहुँचते हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से समझते रहिए, कोई दिक्कत हो तो आप पूछते रहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब देखिए यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया के बारे में हेडिंग बना लीजिए आप लोग कि संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है। तो बेसिकली क्या होता है, संयोजन मतलब होता है जुटना, दो पदार्थ का जुटना। तो संयोजन का मतलब ही है कि दो पदार्थों का आपस में जुटना। तो इसमें होगा क्या कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया, इसका एग्जाम परिभाषा हम लोग ऐसे समझेंगे
ऐसे इसका मतलब मीनिंग समझ लीजिए, सिंपली मीनिंग समझिए कि दो पदार्थ का आपस में जुटना संयोजन कहलाता है। ठीक है, तो इसका परिभाषा ऐसे है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर आकर एक जगह संयोजित हो जाते हैं या मिल जाते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है। ठीक है, उसे हम संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल ऐसे समझ लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा संयोजन अभिक्रिया कंप्लीट हो जाएगा। एक बार और इसको हम बताते हैं और इसको आप नोट कर लीजिए बुक पे या कॉपी पे नोट कर लीजिए। ठीक है, और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि इसका परिभाषा किसी बुक से मत मिलाइएगा, बुक से आपको कभी नहीं मिलेगा, सिर्फ इसको अपना तौर पे याद रखिएगा। ठीक है, ये परिभाषा आपके एग्जाम में काम देगा, हर जगह ये परिभाषा आपको समझने के लिए बताया गया है। ठीक है, बुक में परिभाषा मिलेगा भी नहीं, मिलेगा तो डिफरेंट होगा, दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस ज़रूर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बुक से उसका मत मिलाइएगा। चलिए, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया समझिए, एक बार और इसको समझते हैं। वैश्विक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोजित होकर या मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका गुण मूल पदार्थ के गुण से भिन्न होता है, उसे हम संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए कुछ। C+O2 क्या बनाएगा? CO2 बनाएगा। H+O2 बनाएगा, H2O बनाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, किसका मतलब समीकरण को हमेशा संतुलित रखते चलिएगा। देखिए, H2O में हमारा समीकरण संतुलित नहीं है, इधर 2 लगाएंगे, हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 कर देंगे। ठीक है, और ले लीजिए Mg+O2 ले लीजिए, MgO हो जाएगा, 2MgO। देखिए इधर 2 हो गया, इधर भी 2 है और इधर 1 है तो इधर 2 लगा देंगे। ये आपका संयोजन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब देखिए वियोजन या अपघटन। वियोजन मतलब होता है टूट जाना, अपघटन मतलब भी होता है टूट जाना, अलग अलग हो जाना, यानी टूट कर अलग अलग हो जाना। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। वियोजन का मतलब समझ गए कि टूट कर अलग अलग हो जाना। तो इसमें क्या होगा कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई एक बड़ा पदार्थ, जिसमें एक कोई बड़ा अणु या पदार्थ टूट करके दो विभिन्न अणुओं या परमाणुओं में विभक्त हो जाता है। ठीक है, दो छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे समझते हैं और वियोजन या अपघटन अभिक्रिया के एग्जाम्पल को। परिभाषा तो हम लोग समझ गए कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई बड़ा पदार्थ टूट करके दो छोटे पदार्थ में विघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, उसे हम क्या करते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, CaCO3 को तोड़िए, वियोजित अपघटित कीजिए, इसको वियोजित अपघटित करते हैं। ठीक है, ऊपर अपघटित हो रहा है, ये टूट जाएगा, CaO+CO2, जिसमें CO2 गैस बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, KClO3, ये भी अपघटित हो जाएगा, सेम हो जाएगा, अपघटित होगा तो ये बनाएगा KCl plus CO2, ये भी गैस ऊपर की तरफ बाहर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा ये एग्जाम्पल वियोजन अभिक्रिया का। ठीक है, तो हम लोग वियोजन अभिक्रिया के बारे में भी समझ गए। अब समझते हैं वैद्युत अपघटन क्या है। ठीक है, पहले एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, वैद्युत अपघटन का एक फिगर बनाते हैं, उसके बाद उसको समझते हैं। एक टब बनाइए, ये टब हो गया, इसमें 2 रॉड डालते हैं, हो गया 2 रॉड। अब इससे विद्युत बैटरी को कनेक्ट कीजिए, यहाँ पे एक बैटरी है, इसको बैटरी संकेत दे देंगे, इसको कनेक्ट कर दीजिए, इससे इसको कनेक्ट कर दीजिए, इसको, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, अब देखिए इसको कनेक्ट कर दी, इसमें एक रॉड डाल दिए, सॉरी सीधा रॉड रहेगा, ये रॉड से कनेक्टेड है। ठीक है, और इसमें ऑक्सीजन इसमें भरा हुआ है, इसमें क्या है? ऑक्सीजन भरा हुआ है, O2 भरा हुआ है, यानी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भरा हुआ है। ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन है, एक में हाइड्रोजन डाल दीजिए, H2 है, H है, हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं, H है, और ये जल है, इसमें जल भर दीजिए, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड।
ये आपका फिगर बन गया, ये जल अपघटन का फिगर है। किसका है? जल अपघटन का फिगर है। तो इसके परिभाषा को हम लोग समझते हैं। आप डायग्राम देख लीजिए। इसमें दो इलेक्ट्रोड है, जिसमें दो इलेक्ट्रोड है जो बैटरी से कनेक्टेड है। एक इलेक्ट्रोड के अंदर हाइड्रोजन है और एक इलेक्ट्रोड के अंदर ऑक्सीजन है। और ये जल भरा हुआ है, पूरे टब में जल भरा हुआ है और ये विद्युत यहाँ से सप्लाई हो रहा है। तो ये जल क्या हो रहा है? अपघटित हो रहा है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे समझते हैं कि वैद्युत अपघटन क्या है। ठीक है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो छोटे छोटे पदार्थों का अपघटित हो जाते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। देखें यहाँ पे समझिए कि जल जो है ये किस में हो जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यहाँ पे H2O मिला हुआ है। ये जल में जल वो बनता किससे है? H2O से मिलकर बनता है। ठीक है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराने पर छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, जैसे H+O यानी हाइड्रोजन प्लस O2 ऑक्सीजन। दो छोटे छोटे यहाँ पे टूट रहा है। जैसे इसमें यहाँ पे हम इस जल में दो इलेक्ट्रोड डाले, इलेक्ट्रोड को बैटरी से सप्लाई दे दिए। सप्लाई देने के बाद जब इसमें हम बैटरी से ऑन किए हैं, पावर इसका ऑन किए हैं, तो पावर ऑन करने के बाद हाइड्रोजन का यहाँ जमा हो गया और ऑक्सीजन यहाँ, यानी जल का जो हाइड्रोजन इसमें जमा हो गया और ऑक्सीजन इसमें जमा हो गया। ये आपका जल अपघटन की एक प्रक्रिया एग्जाम्पल हम दिखाए हैं आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हम वैद्युत अपघटन भी समझ गए कि वैद्युत अपघटन में जब विद्युत हम सप्लाई करते हैं तो छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है, पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे अणुओं में टूट जाता है। अब चलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया की ओर। एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है? ठीक है, इसको समझते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक परमाणु या परमाणु के किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित हो जाता है। देखिए, एकल विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु जो होता है खुद के एक दूसरे परमाणुओं से वो अलग हो जाता है, उसको हम क्या कहेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया। इसके एग्जाम्पल को समझते हैं, देखते हैं। अब इसको हम मिटाते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए इसको समझते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या है। ठीक है, एकल विस्थापन अभिक्रिया में एग्जाम्पल ले लीजिए। हो जाएगा Fe प्लस CuSO4, ये हो जाएगा FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं एग्जाम्पल, Cu प्लस AgNO3, तो हो जाएगा CuNO3 प्लस Ag, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, NO3 का होल ट्वाइज यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे आप लोग समीकरण को संतुलित कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से समझते, ये एग्जाम्पल आपका हो गया एकल विस्थापन अभिक्रिया का, जिसमें वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु अपने परमाणुओं द्वारा, कोई परमाणु अपने परमाणुओं द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे Fe प्लस CuSO4 है, तो Fe जो है CuSO4 में SO4 को विस्थापित करके खुद अपने साथ मिला लेता है, यानी FeSO4 बनाएगा और Cu अलग कर देगा, यानी CuSO4 जो एक जगह इकट्ठे था उसको अलग कर दिया। फिर इसमें देखिए Ag प्लस AgNO3, जो Cu प्लस AgNO3 है, तो इसमें AgNO3 से NO3 को विस्थापित करके अपने साथ मिला लिया, यानी CuNO3 का होल ट्वाइज प्लस Ag हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग एकल विस्थापन अभिक्रिया को भी समझ गए। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे के अभिक्रिया को समझेंगे। उभय विस्थापन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण व अवकरण एवं रेडॉक्स अभिक्रिया। इस सारे अभिक्रिया को समझेंगे और इस तरीके से हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इससे वीडियो ख़त्म करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।